और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज हमारी सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह से सफल है, चाहे मसला चीन का हो या पाकिस्तान का हो। अजहर मसूद मामले में UN में चीन के विरोध को सवाल के जवाब में यह बात उन्होंने कही। एक बार सुन लीजिए। ये चाइना का पुराना स्टैंड है। मैं इसमें हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को बहुत सफल मानता हूं। सफल इसलिए मानता हूं, एक देश दुनिया का ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि आपने LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, वो गलत किया। पहले तो हम यही कहते थे कि सैंक्टिटी ऑफ द LOC शुड बी मेंटेन्ड। वो रोज आके उस सैंक्टिटी को तोड़ें टेररिस्ट और हमारे लोगों को मारे, और हमें पता चले कि वहां हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, और हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी ना कर पाए, केवल पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर निर्भर हो जाएं, ये तो संभव नहीं था। दूसरा, हर देश ने उसकी निंदा की। पाकिस्तान के मित्र देशों ने भी न्यूट्रल किस्म के बयान दिए। मैं सबसे बड़ी सफलता मानता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को जब पाकिस्तान ने कहा कि सुषमा जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाओगे तो हम नहीं जाएंगे, इस्लामिक 54 इस्लामिक देशों ने कहा भाई हम तो बुलाएंगे, आपने आना है आइए, नहीं आना ना। पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तान की बॉयकॉट कॉल के साथ टर्की भी खड़ा नहीं रहा, वो भी चले गए। अब जहां तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का प्रश्न है, सभी मेंबर्स एक आवाज में बोले चाइना का यह पुराना स्टैंड था। UPA सरकार के दौरान भी चाइना का यही स्टैंड था, हमारी सरकार के दौरान भी था। मैं मानता हूं कि उनके अपने कारण होंगे, और वो कारण उनके जो हैं, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं कि उसमें आतंक पे पाकिस्तान की सहायता कर देना इस परिस्थिति में, और पाकिस्तान के ऊपर जो अपना आर्थिक नियंत्रण बनाना है, इकोनॉमिक कंट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों के आप लेख पढ़िए जो वहां के मीडिया में आ रहे हैं कि सब का, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, ये जो CPEC है, उसका असर पाकिस्तान के ऊपर क्या रहेगा बाद में, और पाकिस्तान कितने बड़े डेट ट्रैप में आएगा, वो सब लिख रहे हैं। और उनका कंट्रोल, देखिए हम तो इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगत चुके हैं, किसी दूसरे देश को भी भुगतना पड़ सकता है। बट वुहान स्पिरिट की बात की जाए तो इज दिस एन एक्ट ऑफ अ फ्रेंड फॉर चाइना टू अगेन ब्लॉक दिस मूव? देखिए, दिस इज नॉट, we have our own issues with China. We have several areas of agreement. We have several areas of cooperation. We have an ongoing relationship with them. We have some areas of disagreement also. इंटरेस्टिंग। तो ये नेटवर्क एक्सक्लूसिव वित्त मंत्री साहब का इंटरव्यू, दिन भर इसके अंश सुनाते रहेंगे आपको, कुछ इंटरेस्टिंग टेक्स इस इंटरव्यू से आपको सुनाते रहेंगे। अच्छी बात कि वित्त मंत्री जी ने हिंदी में बात करी है, तो हम और आपको ज्यादा समझ में भी आएगा, तो दिन भर उस पर फोकस। अच्छा, क्विकली मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। फ्लैट कामकाज, तो कल की क्लोजिंग के इर्द गिर्द इस समय भारतीय बाजार घूमते हुए आपको नजर आएंगे। और आज ध्यान रखें, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन है। ऊपरी स्तर से कुछ दबाव जरूर देखने को मिला, खुले तो बेहतर नोट पे थे, ऊपरी स्तरों से स्लिप हुए, सारे गेन्स वाइप आउट हुए, लाल निशान में स्लिप हो रहे थे। तो ये एक और हाईलाइट है कि लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की भी अब बाजार कर रहा है कोशिश। IT, FMCG, सरकारी बैंक्स, ऑटोज, ये वो पॉकेट जो दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कामकाज कर रही है। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में और एक रियल एस्टेट को जोड़ लीजिए, खैर उसका वेटेज तो नहीं है, लेकिन फार्मास्यूटिकल में और रियल एस्टेट में कुछ बाइंग होती हुई। और ये जो फ्लैटिशनेस का मूड है क्रॉस द बोर्ड है, तो मिड कैप स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश नोट के साथ कामकाज करते हुए। लेकिन अभी इस समय की हाईलाइट तो यही है कि लोअर लेवल से अब कुछ रिकवरी क्रॉस द बोर्ड आ रही है। तमाम इंडेक्सेस आप लोग की स्क्रीन पर जो लोअर लेवल से रिकवरी दिखाते हुए। तो एक्सपायरी के दिन देखते हैं सेकेंड हाफ में किस तरह का मूवमेंट आता है, किस करवट ये बाजार मूव करता है। लेकिन चलिए क्विकली आज का मैनेजमेंट। वी-मार्ट रिटेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ललित अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। अग्रवाल साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर आपका।
3 स्टोर एक्सपेंशन की खबरें दी सर आपने, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, यूपी, क्या चल रहा है? कितने स्टोर तक पहुंच गए हम लोग अभी? क्या रीच कहां तक पहुंची हमारी? नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर साल ही स्टोर ऐड करते हैं। लास्ट ईयर हमने 31 स्टोर किए थे, इस साल हमने अभी तक 37 स्टोर ऐड कर दिए हैं। तो आज की डेट में हमारे पास स्टोर काउंट जो है 208 हो गई है। तो 208 स्टोर पे आज हम ऑपरेट कर रहे हैं। 17 स्टेट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं अभी। तो पिछले साल 31, इस बार 37, ये काउंट मोटा मोटी वही है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि हम लोग कहते थे जरा स्लो डाउन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्या? हिंटरलैंड में अच्छा मोमेंटम है क्या? डिमांड एनवायरनमेंट कैसा पैन आउट हो रहा है सर? आप लोगों का कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या? देखिए, लास्ट 3 महीने से इकोनॉमी में थोड़ी सी सॉफ्टनेस तो जरूर है, और जो कि टेम्पररी है। तो और जो दिख रहा है कि भाई अभी जो है अभी भी थोड़ा सा कस्टमर के लिए और व्यापारिक वर्ग के लिए खास करके थोड़ी सी जो उनको चिंता है कि आगे की इनकम उनकी कैसी होगी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ देयर इनकम कैसी होगी। जो व्यापारिक वर्ग है, जो सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो वाले लोग जो हैं उनको थोड़ा सा जीएसटी और थोड़ा सा जो भी इलेक्शन की वजह से कुछ आएगा, तो वो थोड़ी सी चिंता सता रही है। तो दे आर प्लेइंग लिटिल स्लो। तो वहां हमें थोड़ा लग रहा है, बट अल्टीमेटली हमें लगता है कि भारतवर्ष की लॉन्ग टर्म थॉट और लॉन्ग टर्म कंज्यूमर स्टोरी बहुत बड़ी है, और वो कंज्यूमर स्टोरी पे हम खेल रहे हैं। तो हम नए शहर, ये व्यापारिक वर्ग जो इस समय थोड़ा सा कंसर्न्ड है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, वीमार्ट में तो ऐसा कोई कंसर्न है नहीं ना? नहीं, देखिए, वी-मार्ट पूरे टाइम लास्ट 4 साल से यही काम कर रहा है कि अपने स्केलेबिलिटी और अपने सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखे, उसके लिए काम करते रहे। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल इस साल परफॉर्म करना है, उसका मतलब ये होता है कि हमें 4 साल बाद भी जिंदा रहना है। तो 4 साल बाद भी जिंदा रहने के लिए जो करना होता है वो आज हम करते हैं। तो और हम उसमें समझते हैं कि ज्यादातर काम इंटरनल है, और इंटरनल हम बहुत काम कर रहे हैं। इंटरनली हम प्रोसेस पे, पीपल पे और टेक्नोलॉजी पे, तीनों पे बहुत काम मेहनत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अच्छे लोग आए, अच्छे से काम करें, अच्छे तरीके बने और टेक्नोलॉजी का यूज ले, जिससे कि जो डिसीजन है वो फास्ट हो जाए और अच्छा हो जाए, क्वालिटेटिवली बेटर हो जाए। तो सस्टेनेबिलिटी हमारा की एजेंडा है कि भाई हम सस्टेनेबल रहें, और हम अभी चाहे थोड़ा कम बेच लें, थोड़ा कम प्रॉफिट कमा लें, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म हमारा सर्वाइवल रहे। इसीलिए हम फोकस रहते हैं, हम बड़े फोकस्ड अप्रोच करते हैं कि चाहे वो क्लस्टर ऑफ टेरिटरी है, ज्योग्राफी है, या साइज ऑफ स्टोर है, या प्रोडक्ट एट द स्टोर है, या कंज्यूमर सेगमेंट है। ये सारा हमारा फोकस सेगमेंट होता है जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारे को ले जाता है। आपकी बातचीत से 2 सवाल उठ रहे हैं मेरे जहन पे। पहला तो आपने जो पिछले सवाल का जवाब दिया था वो भी मैं रह गया। आपने कहा ये जो सॉफ्टनेस नजर आ रही है पिछले 2-3 महीने से, और ये सॉफ्टनेस टेम्पररी है, ये कन्विक्शन कैसे आ रहा है? और ये टेम्पररी मतलब फिर आपका एजम्पशन क्या कहता है, आपकी रीडिंग क्या कहती है, कब तक हालात और कैसे हालात सुधरेंगे? देखिए, टेम्पररी का बोलने का मतलब अभी ये था कि एक तो क्या होता है, भारतवर्ष में थोड़ा सा माहौल जो है इंडियन कैलेंडर के हिसाब से चलता है, तो उसमें शादी आगे पीछे होनी, या सर्दी आगे पीछे होनी, या त्योहारों का आगे पीछे होना, ये सब होता है। इस साल होली जो है थोड़ी सी लेट है, तो होली इस बार मार्च के एंड में आ रही है, तो होली की वजह से जो मार्केट चलते हैं वो थोड़े से फरवरी महीने में विपरीत रंग दिखाए हैं। और प्लस हमें लग रहा है कि थोड़ी सी इनकम लेवल कस्टमर की छूट कम है। हमारी डाटा एनालिटिक्स होती है, तो डाटा एनालिटिक्स हम देख रहे हैं कि हमारी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है और जो हमारी एवरेज बिल साइज है वो रिड्यूस हुई है, जबकि हमारी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं हुई। तो इसकी मतलब लोगों के लिए डिमांड है, लेकिन लोग अभी उतना नहीं खर्चना चाहते, थोड़ा कम खर्चना चाहते हैं। और हम बहुत सर्वे और बहुत रिसर्च करते हैं, तो हमें लोगों से पता लगा कि वे लोग अभी थोड़ा सेफ माहौल में चलना चाहते हैं जब तक इलेक्शन ना आ जाए। लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन आ जाएगा तो हमारे अभी ये जो हमारा व्यापार है कैसा रहेगा, ये जीएसटी के अंदर हम अडॉप्ट कर पाएंगे, रेगुलेटर कितना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत कन्विक्शन है। जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में यंगस्टर और यूथ पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में है वो एस्पिरेशनल है, और वो तो कंज्यूम करेगी, मेहनत भी करेगी, कमाएगी भी और खर्चेगी भी। तो वो जो इकोनॉमी जिस तरह कमाएगी और खर्चेगी, जब आप जैसे कॉर्पोरेट हम लोग की मदद करेंगे, जॉब्स क्रिएट करते रहेंगे अग्रवाल साहब। अच्छा, एक बात बताएं, ये जो सॉफ्टनेस नियर टर्म है, आप नए स्टोर्स रोल आउट कर रहे हैं, तो इसमें फिर वो ब्रेक इवन में ज्यादा समय लगने वाला है इन स्टोर्स के, ये कैलकुलेशन लेके चल रहे हो आप लोग क्या? वो पेन पीरियड को टाइड अवे करने के लिए तैयार है हम लोग, है ना?
हाँ, तो थोड़ा देखिए जरूर से जब मार्केट का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सी डाउन होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट तो अच्छा है, बट अभी कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसकी सस्टेनेबिलिटी या उसकी ब्रेक इवन आने में, तो वो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, उसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहे हैं। और वैसे भी मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो हर सिनेरियो में बिजनेस के लिए, रिटेलर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होते जा रहा है। मार्जिन थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ रही है, खर्चे आपको थोड़े कम करने पड़ेंगे जो कि हो नहीं रहे हैं, तो वो आपको चैलेंज तो हर समय मिलता रहेगा। तो आपकी ब्रेक इवन अल्टीमेटली थोड़ी सी लेट तो होगी। अच्छा, अभी वो हम टीयर 1 सिटीज में, आपने अपना नॉवल बिजनेस लेकर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को टारगेट कर रहे थे, फिर लास्ट इंटरेक्शन में आपने टीयर 4 की बात करी थी कि वहां पे अब पकड़ मजबूत करने की, वहां पे रीच करने की, वहां पे ब्रांच आउट करने की कोशिश हो रही है। तो ये जो फर्दर केपेक्स हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, टीयर 4 पॉपुलेशन में ही हो रहा है क्या? और ऑफ लेट काफी सारे कदम उठाए गए थे रूरल जेबों में थोड़ा पैसा भरने के लिए, जिसमें अब सीधे सीधे 2000 रुपए डोल आउट भी कर दिए गए हैं। ये जो तमाम स्टेप्स उठाए गए हैं, इसका वाकई कोई टीयर 4 सिटीज या उसके बियॉन्ड फायदा नहीं मिल रहा आप लोगों को क्या? वो पैसा चैनलाइज नहीं हो रहा क्या? देखिए, आपने दो सवाल पूछे। एक तो हमारी जो एक्सपेंशन प्लान है वो टीयर वाइज कैसे है। हमारा एक्सपेंशन प्लान ऑलवेज टीयर 2 टीयर 3 फोकस रहा है। हम टीयर 4 को लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट किए थे, हम अभी उसको एक्सपेरिमेंटल मोड पे ही रख रखे हैं। हम एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा टीयर 4 हमारे लिए सक्सेसफुल होगा और टीयर 4 में हमको मॉडल में क्या। अरे टीयर 4 मतलब किस तरह के शहर आते हैं उसमें? इस साल में भी टीयर 4, अगर आप टीयर 4 जानते हो, उत्तर प्रदेश में लालगंज है या लातेहार है या गुमला है झारखंड में, तो ये रामबाग चौक है, ये सब छोटे छोटे शहर हैं जो डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील इलाका होता है, तो वो हम बोलते हैं टीयर 4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है वो। और अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है तो बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी छोटी है। तो ये गांव से, हमारे लिए जो आसान शब्दों में हम लोग के लिए, गांव से एक लेवल ऊपर वाला, गांव से 2 लेवल ऊपर वाला बोलूंगा मैं। गांव से ऊपर वाला एक तहसील होता है जो छोटा तहसील भी होता है, और एक बड़ा तहसील होता है जहां बहुत बड़ी और भी 2-3 शहर इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे गांव। लालगंज में आपने खोल दिया क्या एक स्टोर का एक तहसील होता है? हाँ जी, खोल दिया हमने। हाँ, नीरज वाजपेयी मेरे सहयोगी जो है ना, वो लालगंज के रहने वाले, उन्होंने बताया कि वी मार्ट वहां पहुंच गया है सर। ठीक बात। अच्छा, मोमेंटम स्ट्रांग था। मैं आपका दूसरा सवाल जवाब दे रहा था। कंटिन्यू। हाँ, मैं दूसरे सवाल का जवाब दे रहा था कि जो टीयर 4 टाउन में और टीयर 3 टाउन में आप पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि टीयर 3 में हमारा फोकस अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन टीयर 4 में एक्सपेरिमेंटल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीयर 4 में बहुत बड़ी एस्पिरेशनल अपस्विंग है और लोग अब कंजम्पशन करना चाहते हैं, तो वो हम सोच रहे हैं कि उसमें थोड़ी मॉडल में हमको थोड़ी सी बदलावट करनी पड़ेगी, तो वो भी उस लेवल पे आ जाएगा। और हमारा हर समय टारगेट रहता है कि हम भारत की जनता को, जो नीचे की जनता है, जो पॉवर्टी के ऊपर की जनता है, उसको हम मैक्सिमम फैसिलिटी दें, मैक्सिमम सर्विस दें और सिमिलर एक्सपीरियंस दें जो कि एक बड़े शहर के लोगों को मिलता है। हाँ, ठीक बात। अच्छा, ये बताएं, Q3 के जो लास्ट रिपोर्टेड फाइनेंशियल से रेवेन्यूज में तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, 27% के आसपास आपने रेवेन्यूज में उछाल दिखाया था। पर मैं पढ़ रहा था, फेस्टिव सीजन था, तो कहीं दुर्गा पूजा, कहीं दिवाली, तो कहीं छठ सेलिब्रेट हो रहा था, शायद इसके चलते, वो फेस्टिव सीजन के चलते रेवेन्यूज ड्राइव हुए। अब इस समय हालात क्या हैं? काफी सारी रिपोर्ट से हाईलाइट करती हैं कि होली के आसपास दरअसल समझ में आएगा किस तरह की डिमांड मोमेंटम लौट रहा है, ताकि Q4 की पिक्चर क्लियर हो। कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि सर हम अभी इस समय बैठे हुए? देखिए, Q4 बहुत अच्छा नहीं रहा है अभी तक तो, और अभी होली का पीरियड है, ये अभी लास्ट एक हफ्ते से हमें रिस्पांस दिखा है अच्छा खासा, तो ये अभी होली टू होली अगर हम देखते हैं तो हमारी ग्रोथ आ रही है, बट अदरवाइज अभी तक हम देखते हैं तो Q4 बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा डल रहेगा। थोड़ा सा इलेक्शन सिनेरियो भी मंडरा रहा है। ये जो आप एग्रीकल्चर की इनकम की बात कर रहे हैं, रूरल में जो पैसे जाने वाली बात कर रहे हैं, उससे हमें आशा है। अभी तक पहली इंस्टॉलमेंट आई है, लेकिन लोग अभी खर्चना नहीं शुरू किए हैं, तो हमें लग रहा है कि इलेक्शन भी बहुत पैसा लाएगा रूरल में और छोटे शहरों में। तो इलेक्शन में पैसे लोग बांटते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत पैसे खर्च करती है, वहां कैंपेन करती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो लोग जो इकोनॉमी छोटी शहरों की थोड़ी प्रॉस्परस होती है, तो हम समझ रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन के बाद हाथों हाथ हमें ये बेटरमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो खर्च भी करेंगे। आपके टीयर 2 टीयर 3 में वैसा बॉम्बे में ऐसा होता नहीं है अग्रवाल साहब? आपके वो पॉलिटिकल पार्टी सीधे कैश दे देती हैं क्या?
देखिए कैश दे या ना दे, लेकिन खर्चा जरूर करती है पॉलिटिकल पार्टी। खर्चा तो था, इकोनॉमी तो स्टिमुलेट कर देती है। मैं लास्ट पढ़ रहा था, एक आंकड़ा था $7 बिलियन खर्च करने वाले हैं इलेक्शन में, और मैं मानता हूं इससे कहीं ज्यादा खर्च होने वाला है दरअसल तो। अच्छा क्विकली सर, हमने रेवेन्यू मोमेंटम की बात करी, मार्जिन्स में लेकिन दबाव आया है, 170-180 बेसिस पॉइंट के आसपास मार्जिन्स में प्रेशर था, और वो आप जो कह रहे हैं कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं धंधे में, शायद वो टॉप टियर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में नए लोग रिक्रूट करने की जो कोशिश हो रही है, ये इन सब का शायद दबाव हो सकता है पॉसिबली। क्या बाकी इसी का प्रेशर था? और मार्जिन्स कब तक सुधरेंगे, ट्रेजेक्टरी कैसी रहने वाली है, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए हम जैसे आपको मैंने पहले बोला सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी की बात, तो हम लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और हम सोच रहे हैं कि मार्जिन आज थोड़ा कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म में हमको कैपेबिलिटी बिल्ड करना है, जैसे आपने बोला सीनियर लेवल पे, मिड लेवल पे हायरिंग हो रही है, प्रोसेसेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ली जा रही है, वेयर हाउसेज में एक्सपेंशन हो रहे हैं, वेयर हाउसेज में टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है, और जिससे फ्रंट एंड के अंदर लुक एंड फील बेटर किया गया है। तो वो, और प्लस थोड़ा कॉम्पिटिशन भी है, तो थोड़ी सी मार्केट में भी लड़ाई बढ़ गई है, थोड़े से प्रमोशन थोड़े बढ़ गए हैं। अग्रवाल साहब, समय खत्म होने वाला है, खत्म हो ही गया है, हमें लग रहा है मार्जिन पे कोई दबाव नहीं है। ठीक, मुझे एक क्विकली सवाल का जवाब चाहिए था, आईएलएनएफएस का एक्सपोजर कितना है और प्रोवाइड फॉर कर दिया है क्या बुक्स पे? नहीं, अभी उसका पार्ट एक्सपोजर प्रोवाइड हुआ है, पूरा एक्सपोजर है? प्रोवाइड नहीं हुआ। अभी भी हम सोचते हैं कि समझते हैं कि ये पैसा हमारा कोई डूबेगा नहीं, ये पैसा वापस आएगा। कितना है? कितना आएगा वो देखते हैं, बाकी का ऑडिटर इस साल कॉल लेंगे। नहीं, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है टोटल। 10 करोड़ का, ठीक है ठीक है। चलिए अग्रवाल साहब, मजा आता है आपके साथ बातचीत करते हुए, और मुझे याद अग्रवाल साहब के शुरुआत से जब वो आईपीओ आया था तब से हम लगातार इंटरेक्ट करते रहे शो के दौरान, और ये कंपनी में लिटरली ग्रोथ हुई देखी मैंने ओवर द इयर्स। तो अग्रवाल साहब, मजा आता है आपसे बात कर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार ये वी-मार्ट रिटेल, इस स्टॉक पे कॉल क्या होगा वो बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रडार पे। आज थी वी-मार्ट रिटेल और इस स्टॉक पे कॉल आया सेठी फिनमार्ट की तरफ से। विकास जी अगर सुन रहे हैं तो सॉरी, समय कम था, क्विकली कॉल ले आइए विकास सर का। होल्ड की एक रिकमेंडेशन है 3100 का टारगेट, 3300 ध्यान रखें साल के हाईस थे, तो 3100 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे है तो होल्ड करें, अदरवाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन लेवल्स पे रिकमेंडेड नहीं है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आखिरी सौदा, और आज तो एक्सपायरी का दिन, तो तैयार हो जाइए कुछ मार्केट में वोलेटिलिटी, कुछ बड़े मूव्स के लिए। नमस्कार।